हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एजे। आज जो अपना टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ सीड। चूँकि मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण, इनका अपन डेवलपमेंट यानी कि विकास या परिवर्धन और जो संरचना है वो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। चूँकि अपन हमें पता है कि ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं ये बीजांड है, यहाँ कंप्लीट होती है, जिसमें इस प्रकार से यहाँ अंदर की तरफ मैं एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एम्ब्रियो, ये भ्रूण यहाँ डेवलप हो चुका है, चाहे ये मोनोकॉट हो और चाहे ये डाइकॉट हो। अब यहाँ कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये बीजांड है और ये भ्रूण है। तो बीजांड प्लस परिपक्व भ्रूण मिल करके बनाते हैं सीड, जिसे हम कह सकते हैं बीज। अब डायरेक्ट इसको हम सीड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भ्रूण तो परिपक्व हो चुका है, क्योंकि इसका तो डेवलपमेंट हो गया जाइगोट से। लेकिन यहाँ अभी बीजांड के जितने भी विभिन्न भाग हैं उन भागों में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप कंप्लीट और परिपक्व सीड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो वो किस प्रकार से होता है उसके लिए अपन एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं और उस डायग्राम के आधार पर अपन इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कंप्लीट डायग्राम है, जिसमें मैंने ये पूरा सीड फॉर्मेशन को शो करने के लिए पूरा एक बीजांड शो किया है। इसमें बीजांड के सभी भाग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। निभाग यानी कि चला जा, ये बीजांड का यूतक, न्यूसिलर टिश्यू जिसे हम कह सकते हैं। ये रेफे है, ये भ्रूण है जो है डाइकॉट एम्ब्रियो को मैंने यहाँ शो किया है। और ये हाइलम है, ये आपका आंतरिक अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, ये बीजांड द्वार है और ये बीजांड वृंत है। तो यहाँ क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको केवल ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना करके जिन जिन पार्ट्स में परिवर्तन होते हैं उनके आगे उस पार्ट का नाम लिखना है कि ये पार्ट आगे जा कर के क्या बनाएगा, और जिसमें कोई चेंजेज नहीं होते उसके आगे सीधा अपने को लिखना है कोई परिवर्तन नहीं या नो चेंजेस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ बीजांड वृंत से। तो बीजांड वृंत से अगर अपन शुरू करते हैं तो बीजांड वृंत जो है वो आगे जा कर के बीज वृंत का क्या कर देता है, निर्माण। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लो मैं यहाँ एक मटर की फली बना देता हूँ। ये मटर की फली में आपने जब मटर के जो दाने हैं, बीज जो हैं, वो आपने जब लगे हुए देखे होंगे तो एक नीचे की तरफ तंतुनुमा संरचना होती है, ऊपर इस तरह से दाने लगे हुए रहते हैं। तो ये जो तंतुनुमा संरचना जो बेसिकली अपने को दिखाई दे रही है, यही जो बीज जिससे जुड़ा हुआ रहता है वो क्या है, बीजवृंत। और बीजवृंत एक्चुअल में बीजांड वृंत का ही परिवर्तित स्वरूप है। बीजांड द्वार ये बीज द्वार का निर्माण करता है, बीज द्वार का। हालांकि बहुत बारीक होता है, मामूल नाम मात्र का छिद्र होता है। काम क्या है इसका? काम यह है कि जब बीज अंकुरित होगा तो निकलने के लिए, क्योंकि ये जो आवरण है, अध्यावरण वगैरह हैं, ये तो सुबेरेनाइज्ड होकर के काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं, जो पढ़ेंगे अभी अपन। तो यहाँ से ही ये टूटने का आसानी रहती है और यहीं से ही प्रांकुर, मूलांकुर वगैरह जो है वो आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो ये सीड पोर या बीज द्वार का क्या करता है, निर्माण। अब यहाँ बात आती है आंतरिक अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। अभी ये सभी मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित संरचनाएं हैं, लेकिन यहाँ अब क्या होता है, सुबेरेनाइज्ड यानी कि ये दृढ़ोत्तकी कन्वर्ट हो जाती हैं। कोशिकाएं जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, दृढ़ोत्तकी, आंतरिक अध्यावरण की भी और बाह्य अध्यावरण की भी। तो आंतरिक अध्यावरण के द्वारा
आंतरिक बीजावरण या बीज चोल जिसको आप कह सकते हो वो बनाया जाता है। बाह्य के द्वारा बाह्य बीजावरण बनाया जाता है जो कि काफ़ी दृढ़ और कठोर, या जिसे आप कह सकते हो एक प्रकार से जल और वायु के लिए पूरी तरह से जिसे हम कह सकते हैं अवरोधित होते हैं, और या जिसे हम कह सकते हैं लिग्निफाइड और सुवेरिनाइज्ड। 11th क्लास में जब अपन ने पढ़ा था ऊतक एनाटॉमी में, तब आपको वहाँ बताया था दृढ़ोतक कोशिकाओं में 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं दृढ़ोतक रेशे, एक होती हैं स्क्लेरिड्स या जिन्हें हम दृढ़ कोशिकाएं भी कहते हैं, जो फलों के गूदे में भी पाई जाती हैं, जैसे कि नाशपाती के गूदे में पाई जाती है, और दूसरे भी कई जो फल हैं उनमें भी अपने को नख वगैरह उनमें भी देखने को मिलती हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होती हैं, वो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा दालें जितनी भी हैं उनके बीजावरण में भी दृढ़ कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली लिग्निफाइड और सुबेरिनाइज्ड होकर के ये काफ़ी कठोर संरचनाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और दोनों ही मिलकर के आंतरिक बीजावरण और बाह्य बीजावरण मिलकर के पूरे कंप्लीट बीजावरण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ इनके नाम अलग अलग हैं जो आपको याद रखने हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी हैं। बाह्य बीजावरण आउटर, उसे कहा जाता है टेस्टा। क्या कहते हैं? टेस्टा। आंतरिक बीजावरण इसको कहा जाता है टैगमैन। क्या कहते हैं इसको? टैगमैन। याद रखेंगे आप, आउटर टेस्टा, इनर टैगमैन। और दोनों मिलकर के, इन दोनों को मिला करके कंप्लीट सीड कोट, यानी कि एक पूरे बाह्य कंप्लीट बीज चोल या बीजावरण का क्या कर दिया जाता है? निर्माण कर दिया जाता है, जो कि आंतरिक अध्यावरण और क्रमशः बाह्य अध्यावरण के द्वारा निर्मित हुआ रहता है। हाइलम, क्योंकि जो पूरी जो बीजांड की बॉडी है वो बीजांड ग्रंथ से ही आकर के जुड़ती है। तो आपको जैसे मटर का जो दाना है या चने का जो दाना है, बीज या जिसे हम कह सकते हैं, उनको जब अपन सुखा लेते हैं या हटा लेते हैं, तब आपको ध्यान से उनको देखने पे आपको पता लगेगा कि जैसे मटर है तो उस पर आपको एक ऐसा थोड़ा सा उभार युक्त स्ट्रक्चर, इस तरह की थोड़ा सा गहरा आपको एक स्पॉट या स्कार नज़र आएगा। वो जो पार्ट है वो एक प्रकार से क्या कहलाता है? हाइलम। यानी कि बीजांड व्रंत जहाँ जुड़ा हुआ रहता है वहाँ बीज पर एक गहरी बिंदुनुमा संरचना के रूप में अपने को ये दिखाई देता है। जब बीजांड व्रंत या बीज व्रंत से जब बीज अलग कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, तो गहरी बिंदुनुमा संरचना के रूप में अपने को ये दिखाई देता है, जिसको अपन सीड स्कार भी कह सकते हैं। भ्रूण धीरे धीरे अपने आप को और भी पूरी तरह से परिपक्व करता है, और कुछ पादपों में ये डॉर्मेंट अवस्था में चला जाता है, यानी कि जैसे अपन कह सकते हैं सुप्तावस्था में एंटर कर जाता है, और वहाँ ये अपने आप को और भी परिपक्व करता है, ताकि ये जब जर्मिनेट हो तो प्लूम्यूल और जो रेडिकल्स वगैरह हैं वो इजीली एक्टिव हो सकें, और प्रांकुर और नए जो प्ररोतंत्र जो मूल तंत्र है उसका अच्छी तरह से विकास कर सकें। फिर बात आती है रफे। नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि बीज में इसके द्वारा ऐसा कोई पार्ट नहीं बनाया जाता जिसे हम कोई पर्टिकुलर नाम दे सकें। इसी प्रकार यहाँ भी कोई विशेष अपने को परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ अपन बीजांड का ही ऊतक की अगर अपन बात करें तो ये परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, हिंदी में आप लिख सकते हो परिभ्रूणपोष में आपको ये देखने को मिलता है, परिभ्रूणपोष के रूप में, क्योंकि ये बचा हुआ एंडोस्पर्म है। बचा हुआ एंडोस्पर्म भ्रूणपोष है। तो भ्रूणपोष के चारों ओर यदि मृदुतिकीय कोशिकाओं का समूह, जिनमें चूंकि मृदुतिकीय कोशिकाओं का मूल कार्य संचय होता है, तो अगर इस तरह का ऊतक वगैरह वहाँ देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। और जो ऐसे बीज हैं वो कहलाते हैं परिभ्रूणपोषी बीज। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं काली मिर्च। चुकंदर,
दूसरी बात कि ये जो सारे के सारे परिवर्तन हैं उनके अलावा भी जैसे अरंडी, उसमें आपको यहाँ वाइट कलर की एक स्ट्रक्चर आपको बीज के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने को मिलती है, जो थोड़ी सी बाहर की ओर निकली हुई रहती है। वो एक्चुअल में कैलोज जैसे पदार्थों के जमाव के द्वारा और कुछ मोमीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर ये इस तरह से आपको देखने को मिलती है बीजांड द्वार के ऊपर, जो बीज परिवर्तन के दौरान डेवलप होती है। इसे कहा जाता है कोरेंकल। कोरेंकल ये आपको देखने को मिलेगी अरंडी, रिसिनस कम्युनिस, जिससे तेल मिलता है, स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में काम में लेते हैं। बॉटनिकल नेम आप चाहें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिसिनस कम्युनिस, अरंडी। तो ये था बीज निर्माण, जिसमें अगर भ्रूण एक बीजपत्री है तो बीज कहलाएगा एक बीजपत्री, अगर भ्रूण द्विबीजपत्री है तो बीज कहलाएगा द्विबीजपत्री। जहाँ बीजांड व्रंत बीज व्रंत में कन्वर्ट होता है, बीजांड द्वार बीज द्वार में, जो अंकुरण के समय प्रांकुर और मूलांकुर को निकालने में आसानी रहती है, और आंतरिक अध्यावरण बाह्य अध्यावरण दोनों मिलकर के दृढ़ोत्की कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे बीजावरण बनता है, जिसमें बाह्य बीजावरण द्वारा बाह्य अध्यावरण द्वारा बाह्य बीजावरण जिसे टेस्टा कहा जाता है, आंतरिक अध्यावरण द्वारा आंतरिक बीजावरण जिसे टैगमेन कहा जाता है। हाइलम एक गहरी बिंदुनुमा संरचना के रूप में सीड पर शो होता है, सीड स्कार, कुछ में क्लियरली होता है, कुछ में बहुत नाम मात्र का दिखाई देता है। भ्रूण और भी परिपक्व होकर के सुप्तावस्था में चला जाता है ज़्यादातर पौधों में। भ्रूणपोष अगर बचा हुआ रहता है तो बीज भ्रूणपोषी कहलाता है, एंडोस्पर्मिक, और अगर नहीं बचता है, सारा का सारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान काम में आ जाता है, तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रेफे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता जो बीज का किसी भाग का फॉर्मेशन करे। बीजांड का ही ऊतक ये मोस्टली यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी पौधे में अगर बचा हुआ रहता है तो चूंकि भ्रूणपोष वाला जो पार्ट है या भ्रूण के चारों तरफ ये अगर एक्स्ट्रा में पाया जाता है तो इसको कहा जाता है परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, और ऐसे जो बीज हैं वो कहलाते हैं परिभ्रूणपोषी बीज, जिसका सबसे शानदार एग्जाम्पल काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम जिसको आप कह सकते हैं, चुकंदर, इनमें सब में देखने को मिलता है। निभाग में ऐसे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते जो बीज के किसी पार्ट का फॉर्मेशन करें। तो ये था आपका बीज निर्माण, इसको अच्छी तरह से पढ़ें। एग्ज़ाम में आपको केवल ये डायग्राम बनाना है, बीजांड के जितने भी पार्ट्स हैं कोशिश करें कि उनका सबका एक साइड में नाम आ जाए, ताकि आपको लिखते समय परिवर्तन चेंज नहीं हो। दूसरा, उसके अलावा आप आंसर को अपना और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक टेबल बना सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे बीजांड के भाग और उधर लिखेंगे नेक्स्ट टेबल में बीज के भाग। तो बीजांड का जो भी भाग है उसके सामने जो भी वो पार्ट बनाता है उसका आप नाम लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह का शॉर्ट एंड स्वीट, और जिसे अपन कह सकते हैं एकदम बिल्कुल एक्यूरेट और टेक्निकली साउंड जो आंसर होगा उसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।